आपका भी और आपकी पूरी टीम कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि आज जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के हवाले से आपकी एक पूरी सीरीज रही काम में कि कैसे इस चीज को अहम है हमारे लिए कि ये दिन मनाना जो 10-14 दिन के हम जो बात करते हैं, और इसके साथ साथ कि जो मौजूआत जो आपने चुने। मैं पिछले कुछ वेबिनार्स को देख रहा था, आपने हारिस साहब को बुलाया, आपने डॉक्टर फौजिया सईद को बुलवाया, आपने जो है पिछले दिनों मीडिया के लोग थे वहां से भी लोगों को बुलवाया, हमारा मलक को बुलवाया जो इन्वायरमेंट के हवाले से। तो सच्ची बताएं कि इस तरह के जो हमारे ये सब मेंटोर हैं, उन उन उनसे हमने सीखा, तो उनके बाद आपने फिर मुझे मौका दिया कि मैं भी कुछ अपने तजुर्बात आपसे शेयर करूं। तो एक इस पूरी गुफ्तगू में आपका और इस तरह की इनिशिएटिव लेने में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो जैसे आपने थोड़ी सी गुफ्तगू में जिक्र किया कि अगर हम रोजन के हवाले से, ज़रा मेरा काम रोजन के साथ है, और हम एक जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि हम एक ऐसे मुआशरे के लिए काम करना चाहते हैं जो कि तशद्दुद से पाक हो। और तशद्दुद मौजू, चूंकि ये 60 डेज ऑफ एक्टिविज्म में हमेशा से ही एक अहम मौजू रहा है, क्योंकि खास तौर पर खवातीन पे जो तशद्दुद होता है, हमें पता है कि जो इसकी खास जड़ें हैं, और किस तरीके से जब तक हम इस मसले को हल नहीं करेंगे तो बतौर मुआशरा हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वो सोच है कि जब हम बात करते हैं कि जो खवातीन पे होने वाला तशद्दुद जो है, बेसिकली वो खवातीन का मसला नहीं है, वो किस तरीके से वो एक माशरती मसला है। और उस माशरती मसले के लिए तमाम जो जिसे कहते स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इसका हिस्सा होना बहुत जरूरी है। आई थिंक कुछ साथियों के शायद नहीं हुआ फिर दोबारा माइक वो है, अगर आप जी मैं ऑफ करती हूँ, म्यूट मैं ऑफ हाँ। तो मुझे लगा कि ये जो यानी इस पूरे तनाजुर में कि ये जो 25 नवंबर से मामला शुरू हुआ और आज हम यहाँ पे 7 नवंबर तक, दिसंबर तक पहुंच गए, 10 दिसंबर को ये पूरा एक सिलसिला खत्म हो 6 जाएगा। दिसंबर को जी। मुझे लगा कि ये बहुत, हाँ जी, तो 25 नवंबर से लेके ये जो 10 दिसंबर तक के हमारे दिन बनते हैं, मुझे लगा कि ये एक एक तरह से बहुत अहम रहा। और जो भी आपने गुफ्तगू की कि इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट से चलते चलते आज जो मौजू आपने मुझे दिया कि किस तरीके से जो आइडेंटिटी है, ये शनाख्त है, उसको कैसे हम अनपैक करें, शनाख्त का ताल्लुक किस तरीके से हरासमेंट के इश्यूज के साथ है, और एक इंक्लूसिव सोसाइटी की जो आपने बात की, एक जस्ट सोसाइटी की जो आपने बात की, उसके लिए हमारी क्या कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक, यानी जहाँ पे ये एक लिटरेरी और एकेडमिक गुफ्तगू है, क्योंकि आइडेंटिटी का जो मौजू है, ये एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा बार बार इस पे बात की जाती है, और इसके लिए भी कहा जाता है कि ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक्चुअली, बेसिकली ना, तो पॉलिटिक्स इन अ वेरी पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन इसके साथ साथ एज प्रैक्टिशनर, जो हम सब यहाँ पे काफी सारे दोस्त मैं देख रहा था कि मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सोसाइटी और अदारों से भी है, उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो आइडेंटिटी का मौजू है, इसको किस तरीके से हम जोड़ेंगे हमारा जो लार्जर इश्यूज हैं, चाहे वो इंटॉलरेंस के इश्यूज हैं, चाहे वो वायलेंस के इश्यूज हैं, चाहे वो एक्सक्लूजन के इश्यूज हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उससे बड़ा गहरा इसका ताल्लुक है। तो उस इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि चूंकि जब तक हम आइडेंटिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे, शायद हमें ये जो हमारा एक्सक्लूजन का मौजू है और जो डेटाबेस वायरस के मसाइल हैं, उनको हम अच्छे तरीके से आगे ना बढ़ा सकें। एक चीज जो थोड़ी सी गुफ्तगू में 5-4 मिनट में लूंगा, जो एक जिसे हम कहते हैं कि थोड़ी सी वो जो एक एकेडमिक इसका एक टच है, कि जब भी हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो कई दफा हमें लगता है कि शायद ये कोई एक सिंगुलर टर्म है ना। तो ये ऐसा नहीं है, आप सब जानते हैं कि ये एक प्लूरल टर्म है, क्योंकि इंडिविजुअल जो होते हैं वो हमेशा मल्टीपल आइडेंटिटीज के साथ, एक जिस तरह कहते हैं उनकी मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं। वो मल्टीपल आइडेंटिटीज जो है कई दफा वो उनको, यानी से कहते हैं कि पैदा होते ही उनके साथ आ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटीज होती हैं जो कि वक्त के साथ वो अस्क्राइब करते हैं, वो अचीव करते हैं, उनको मुआशरा मसाल के तौर पर जिसे कहते हैं ना, वो अपना हासिल करते हैं आइडेंटिटीज को। अब ये जो आइडेंटिटीज हैं,
जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली एक तरह से ये पूरी ये कंस्ट्रक्ट होती है ना, कई दफा यानी दी गई हैं और कई दफा ये कंस्ट्रक्ट होती हैं। अगर हम बहुत सादा अल्फाज में अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे जी, अगर हम कहते हैं कि अच्छा जी कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुआ, तो आमतौर पे ये आता है कि अच्छा जी डॉक्टर या दाई या जो घर वाले हैं, उनकी जो जेनिटल्स हैं उनको देख के कह देते हैं अच्छा जी ये लड़का है या लड़की है या ट्रांसजेंडर है। लेकिन उसके बाद अगला जो प्रोसेस शुरू होता है इस आइडेंटिटीज के फॉर्मेशन का, वो बेसिकली कि कैसे वो बॉयज बनते हैं, बॉयहुड का कैसे उनका प्रोसेस होता है, वो बॉय से और कैसे वो मैनहुड की तरफ जाते हैं। इसी तरह से जो लड़कियां हैं वो किस तरीके से फीमेल से वो गर्ल्स हुड से विमेनहुड की तरफ जाती हैं, और इसी तरह से ये जो प्रोसेस ट्रांसजेंडर्स के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली किस तरीके से ये जो सारा प्रोसेस है आइडेंटिटी फॉर्मेशन का, ये एक तरह से ये हमें हमें हर हर लम्हे हर हर तरीके से हमारी जिंदगियों को मुतासर कर रहा होता है। अच्छा, ये एक और इसमें एक और जो पहलू आइडेंटिटीज के साथ ही जुड़ा हुआ, और क्योंकि जैसे हम बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस पे बात करते हैं, जैसे आपने हमारे रोजन के तारफ में भी बात की कि जो ये प्रोसेस है सेल्फ अवेयरनेस का, खुद आगाही का, खुद शिनासी का, इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है मुख्तलिफ तरह की आइडेंटिटीज को समझने में, फॉर्म करने में, और कभी कभी इसे कहते हैं ना कि जहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हो होती हैं आइडेंटिटीज, वहीं वहीं ये आइडेंटिटीज डीकंस्ट्रक्ट भी हो रही होती है बेसिकली। एक जो यानी इन्हीं आइडेंटिटीज के साथ जो मैं अभी हमने बात की कि कुछ यानी इसका होता क्या बेसिकली जब ये आइडेंटिटीज फॉर्म हो जाती हैं, तो क्या ये आइडेंटिटीज कोई ऐसी चीज है जो फिक्स हो जाती है मिसाल के तौर पर, यानी अगर हम बहुत जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि अच्छा जी एक मेल पैदा हुए, फिर मेल से वो बॉयहुड से फिर वो मैनहुड की तरफ बढ़े, इस तरह खवातीन की हम बात करते हैं विमेनहुड की तरफ बढ़ी, या हमें लगता है कि नहीं ये एक वही फ्लूइड रहती है, यानी किस तरीके से इनमें भी एज के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, वक्त के साथ, आप किस ज्योग्राफिकल एरिया से ताल्लुक रखते हैं उसके साथ इनमें चेंजेस आ रही होती हैं। तो आमतौर पे देखने में ये आता है कि बहुत दफा ये इतनी फिक्स नहीं होती, ये कई दफा, ज्यादातर दफा ये बेसिकली चेंज हो रही होती हैं। और जब ये चेंज होती है आइडेंटिटीज, ये शनाख्तें हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारे रवैयों को, हमारे रोल को बहुत मुख्तलिफ तरीके से ये असरअंदाज भी कर रही होती है। एक और जो पहलू इन्हीं शनाख्तों के हवाले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं शनाख्तें ये जो है जहाँ पे ये हमें बहुत सारी प्रिविलेजेस देती हैं, तो कई दफा हमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज भी इनका सामना करना पड़ता है। और ये इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिएगा कि चूंकि आजकल हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो वहां पे ये समझना कि ये जो खवातीन के साथ जो आइडेंटिटी जुड़ी होती हैं, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मर्दों के साथ जो आइडेंटिटी जुड़ी होती हैं, ये किस तरीके से, अगर हम इसको खास तौर पे वायलेंस अगेंस्ट विमेन के इश्यूज के साथ जोड़ना चाहें, तो किस तरीके से खवातीन की वल्नरेबिलिटीज जो हैं बीइंग अ विमेन मिसाल के तौर पर वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी उनकी जो है मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं खवातीन के हवाले से, तो खातून होना भी खुद एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। और ये हमें यानी हमारे तजर्बात में बार बार ये बात आती है कि खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद हो रहा होता है, उसमें यानी यानी ये तशद्दुद तो किसी के खिलाफ भी हो सकता है, मर्दों के खिलाफ भी होता है, बच्चों के खिलाफ भी होता है, औरतों के खिलाफ भी होता है, लेकिन जो इसकी डायनामिक्स है, जो औरतों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की डायनामिक्स हैं, इसमें एक बड़ी वजह जो तजर्बात में आया है वो यही है कि उनका औरत होना है, उनकी शनाख्त औरत होना भी एक बहुत बड़ी वजह इस तरह से बन रही होती है। एक और पहलू जो शनाख्तों ही के हवाले से मुझे लगता है कि शायद इसमें अहम होगा, कि शनाख्तों में भी हायरार्कीज होती हैं। हायरार्की समझते हैं कि कौन सी शनाख्त ज्यादा अहम है, कौन सी कम अहम है, और उन शनाख्तों की वजह से भी कई दफा हमें, जैसे कहते हैं कि हमें प्रिविलेजेस भी मिल रहे होते हैं और कई दफा हम वल्नरेबल भी हो रहे होते हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है सारे का सारा, जिसको हम आइडेंटिटी फॉर्मेशन का प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक पहलू जो तजर्बात में आता है और जो कि मुझे लगता है बहुत अहम है, कि इसके नतीजे में कई दफा चीजों को एक खास तरह से, जिसे कहते हैं कि डायकॉटमी डेवलप होना शुरू होती है। और डायकॉटमी क्या है कि बेसिकली हम हमेशा चीजों को दो में देखना शुरू करते हैं, बाइनरीज डेवलप होती हैं। अच्छा, वो डायकोटमस थिंकिंग या बाइनरी की जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि बेसिकली हमें लगता है कि अच्छा, एक मिसाल के तौर पर, जो कि ये भी बड़ा एक इंटरनलाइजेशन और सोशलाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस है, हम कहते हैं कि चाहे अगर दिन होता है तो रात होती है, अगर कोई ब्लैक है तो वाइट है, इस तरह के मर्द है तो औरतें हैं, लड़का है तो लड़कियां हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अर्बन है तो कोई रूरल है। अब ये जो पूरी गुफ्तगू है, इसके नतीजे में क्या होता है कि हम हमेशा से चीजों को पेयर्स में देखना शुरू करते हैं। जब हम पेयर्स में देखना शुरू करते हैं, तो ये जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान इनके दरमियान जो ग्रे एरियाज हैं,
वो बेसिकली हम उनको एक तरह से जैसे कहते हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं। जब वो इनविजिबल होते हैं ग्रे एरिया, उसके नुकसान जो बहुत बड़ा होता है वो ये होता है कि ये जो बॉक्सिंग है वो शुरू होती है कि हम लोगों को, अफराद को, एक औरतों का बॉक्स बन जाता है, एक मर्दों का बॉक्स बनता है, फिर लड़कियों के हवाले से, लड़कों के हवाले से, ट्रांसजेंडर के हवाले से। अब उस बॉक्सिंग का एक जो बहुत बड़ा, यानी जैसे कहते हैं कि एक नुकसान होता है, जो कि दूसरा मौजू जिसके साथ हमने बात करनी है वो है इंक्लूजन की। कि बेसिकली इसके नतीजे में अदरिंग का प्रोसेस शुरू होता है कि अच्छा, ओके, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है, मिसाल के तौर पर बीइंग विमेन मेरी एक आइडेंटिटी है। अच्छा, उसके साथ साथ वो आइडेंटिटी विमेन के साथ साथ, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया से ताल्लुक रखता हूँ, वो मेरी एक आइडेंटिटी है। अगर खास रिलीजियस से ताल्लुक रखता हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, एज के हवाले से हो सकती है। तो दे कैन मैनी मैनी आइडेंटिटीज बेसिकली। लेकिन उन आइडेंटिटीज के नतीजे में एक क्या होता है कि हम समझते हैं कि अच्छा जी, चूंकि ये मेरी आइडेंटिटीज एक खास तरह से जुड़ी हुई हैं, जिसके नतीजे में कुछ लोगों को, जैसे कहते हैं, हम ज्यादा अपने करीब देखना शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटीज हमारी आइडेंटिटीज आपस में एक तरह से जुड़ी नजर आती है। हमें लगता है कि ये एक तरह से हमें एक दूसरे से करीब लेके आ रही हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि इसी के नतीजे में अदरिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि ओके, जो इन आइडेंटिटीज के साथ नहीं जुड़े हुए वो अदर्स हैं, और अदर्स जो होते हैं जरा उनको तो आप साथ नहीं लेके चल सकते। वहीं से फिर ये एक तरह से एक्सक्लूजन का जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब ये एक्सक्लूजन जो है, अगर हम देखें तो ये मिसाल के तौर पर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि जिसे कहते हैं ना कि बड़ी कोई ये बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल हमें नजर आती है एक्सक्लूजन मिसाल के तौर पर। अगर फर्ज करें, क्योंकि हम इस वक्त खवातीन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो हिस्टोरिकली हम सब जानते हैं कि जो जिस तरीके से ये सारे प्रोसेस रहे, मर्दों को एक खास तरह से जो पावर उनके पास रही, जो खास तरह के उन पर प्रिविलेजेस रहे, जिसके नतीजे में औरतें हमें मुख्तलिफ पहलुओं से वक्त के साथ साथ, जिसे कहते हैं, इनविजिबल होती नजर आ रही। और जिसके नतीजे में जब कोई चीज इनविजिबल होती है, जब चीज जैसे कहते हैं, जब हायरार्कीज के कॉन्टेक्स्ट में एक सुपीरियर है, एक इंफीरियर है, तो वो आइडेंटिटीज जो है कहीं ना कहीं फिर अगेन जाके उनको वल्नरेबल करती हैं। और हमें यानी यही नजर आया कि खवातीन की वल्नरेबिलिटीज जो है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बढ़ती रही, वक्त के साथ हिस्टोरिकली बढ़ती रही। और आज अगर हम जो सब कुछ देख रहे हैं, जिसमें एक मैनिफेस्टेशन उन उन वल्नरेबिलिटीज की जो है वो वायलेंस की शक्ल में नजर आती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और वल्नरेबिलिटीज भी हैं। तो उसकी वजह ये बेसिकली ये जो हिस्टोरिकल जो एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो भी है, जिसने कहीं ना कहीं से औरतों को, हमें लगा कि वो पूरे प्रोसेस में वो पीछे रही हैं। तो इस पूरी गुफ्तगू में अगर हम एक और जो जो एक जो मैं बात करना चाह रहा था कि ये जो बाइनरी थिंकिंग है, ये किस तरीके से हमें, यानी हमें एक्सक्लूजन की तरफ लेके जाती है। ये डॉकोटमी की जो है वो किस तरह से हमें एक्सक्लूजन की तरफ लेके जाती है। और ये जो हमारी आइडेंटिटीज हैं कि जहाँ पे हमें कई दफा वो एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं, लेकिन कई दफा वो हमें एक दूसरे से डिसइंटीग्रेट भी करती हैं। यहाँ पे एक और पहलू जो कि मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए अहम हो समझना, कि बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस है, इसके नतीजे में हम आम तौर पे चीजों को सीखते हैं कि यूनिवर्सलाइज करना। यूनिवर्सलाइज का क्या, हम सब चूंकि मिसाल के तौर पर विमेन एज एक सिंगल कैटेगरी के तौर पर हमें नजर आना शुरू हो जाती है, मैन एज अ सिंगल कैटेगरी, इस तरह से बॉयज, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर। जबकि कई दफा जो इसमें समझना बहुत जरूरी है कि ये कुछ एक, यानी जब हम खवातीन की बात करते हैं तो खवातीन की कोई एक सिंगल कैटेगरी तो नहीं है। हम खवातीन के अंदर जो मुख्तलिफ हायरार्कीज हैं, हम उसको कैसे देखते हैं। वो हायरार्कीज बेस्ड ऑन उनकी जियोग्राफिकल एरिया हो सकती है, वो बेस्ड ऑन क्लास हो सकती है, वो खास एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है, एज के कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। तो वहां से ये, यानी जो इसका एक और पहलू जो मुझे लगता है कि समझना है कि जब हम खवातीन के कॉन्टेक्स्ट या खवातीन की इंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि हम किन खवातीन की बात करते हैं। यानी क्या वो खवातीन किसी खास इलाके से ताल्लुक रखने वाली हैं, खास क्लास से ताल्लुक रखने वाली हैं, खास रिलीजन से ताल्लुक रखने, खास एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ ताल्लुक रखने वाली हैं, या इसी तरह से मर्दों की अगर हम बात करते हैं, या हम जेंडर कम्युनिटी के वाले से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक मुझे लगता है कि जो चीज यानी हमारे लिए अहम होगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जो आपने जिक्र किया कि सिर्फ जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो इंक्लूजन से क्या मुराद है। इंक्लूजन सिर्फ हम बात करते हैं कि औरतों की शमूलियत, और हम यानी ज़रा इस वक्त काफ़ी साथी जो कि डेवलपमेंट सेक्टर से मौजूद हैं, हम समझते हैं कि कई दहाइयों की कोशिशों के बाद हम इस चीज़ को एज एजेंडा, एज अ पोलिटिकल एजेंडा, हमने इसको बहुत आगे लेके आए हैं। और अब हम हमारी गुफ्तगू के दौरान, हमारे काम के दौरान ये चीज़ एक तरह से लाजमी हिस्सा नजर आती है कि हाँ, हम खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाते हैं। एक पहलू जो मेरी तजर्बात में आता है वो ये आता है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्या वो जो शमूलियत है, जो इंक्लूजन है, वो कहीं टोकनिज्म तक
महदूद है, या वाकई ही उसकी हमें, जिसे कहते हैं ना कि एक, जिसे हम कहते हैं कि मीनिंगफुल इंक्लूजन जो है वो किस तरह से मुमकिन हो सकती है। जब मैं मीनिंगफुल इंक्लूजन की बात करता हूँ, जैसे हम बहुत सारे साथी कम्युनिटी में भी काम करते हैं, हम कहते हैं जैसे जी ठीक है जी, हमने औरतों ग्रुप के साथ बात करना, या हमने कोई ऐसा काम करना जिसमें औरतें भी, यानी औरतों की शमूलियत भी जरूरी है मिसाल के तौर पर। तो उसमें होता क्या है कि कौन सी औरतें उसका हिस्सा बनती हैं? वो औरतें जो कि उस इलाके इन्फ्लुएंशियल हैं, हैं, या औरतें जो कि डिफरेबल है मिसाल के तौर पर, वो औरतें जो कि किसी और रिलीजन से ताल्लुक रखती हैं, वो औरतें जो कि शायद इतनी एजुकेटेड नहीं है मिसाल के तौर पर। और ये सिर्फ औरतों के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम बच्चों के साथ काम करते हैं उसी हवाले से, अगर हम मर्दों के साथ कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं उसी हवाले से, तो यहाँ पे एक चीज जो तजर्बात में आई है कि कई दफा ये जो इंक्लूजन है, वो इंक्लूजन जो है वो शायद सही मानों में जिसे कहते हैं ना कि तमाम इसके जो पहलू है उस तरह से इसको शामिल नहीं किया जाता, और कई दफा वो सॉरी तो किसी हद तक वो टोकनिज्म तक ही महदूद रहती है। मसलन इसी को हम कई दफा ये अपनी गुफ्तगू में और काम के दौरान बात करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा जी पहले आइडेंटिफाई तो करें कि कौन से ग्रुप्स हैं या कौन से लोग हैं जिनके साथ इस काम जिनका इस काम में शामिल होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे कई दफा ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वहीं पे ही कुछ चीजें सरफे नजर हो जाती हैं, यानी उस तरीके से जिस तरह से देख नहीं पा रहे होते कि अच्छा जी क्या वो सब ग्रुप जो है, सब लोग जो हैं जो कि जिनकी शमूलियत इसमें अहम है, वो इस टेबल पे मौजूद है। अच्छा कई दफा ऐसा होता है कि टेबल पे भी वो लोग आ जाते हैं, जिसे कहते हैं कि हम प्रोसेस के जरिए से इनको लेके आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ वहां पे आना जरूरी है कि उन, या इसके साथ साथ उन किस्से, उनके उस प्रोसेस के अंदर उनकी इस तरीके से शमूलियत की जो कहा जा रहा है उसको उसी तरह से लिया जाए और उसको उसमें शामिल किया जाए। हमें कई दफा ये भी देखने में नजर आता है कि इन ग्रुप्स को, यानी से कहते हैं ना कि हम मौजूद होते हैं प्रोसेस के अंदर, लेकिन उनकी जो उनके कॉन्टेक्स्ट में जो एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रही होती। और फिर जिसे कहते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो हम अपने रिजल्ट्स लेना चाहते हैं इस पूरे काम के नतीजे में, कि अच्छा जी एक ऐसा मुआशरा जो कि इंक्लूसिव हो, एक ऐसा मुआशरा कि जहाँ पे तशद्दुद ना हो, एक ऐसा मुआशरा कि जहाँ पे सब लोगों की एक तरह से बराबरी की बात हो, तो शायद वो गुफ्तगू उस सही मानों में उस पहलू तक नहीं पहुंच पाती, और हमें फिर अपने काम के दौरान बहुत सारे जिस इस तरह के लूप होल्स भी नजर आ रहे होते हैं। तो ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक बेसिक जो यानी जो है कॉन्टेक्स्ट था, जो मुझे लगा कि जिसमें थोड़ी सी इस पूरे उसमें शायद हमें एक तरह से मदद मिले इसको समझने की, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो इंक्लूजन है, जो आइडेंटिटी है, और जो हरासमेंट के इश्यूज, चूंकि हरासमेंट के इश्यूज पे पिछले 2-3 सेमिनार्स में काफी डिटेल में बात हो चुकी है, मैं इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन जो तजर्बात है वो यही बताते हैं कि कई दफा जो आइडेंटिटीज होती हैं आपकी, वो आपको वल्नरेबल करती हैं, और वल्नरेबिलिटी के नतीजे में आपको आपके ऊपर किसी भी तरह का हरास 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 करने के इम्कान जो है वो बढ़ रहे होते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये हरासमेंट जो है ज्यादातर खवातीन के खिलाफ होती है, तहकीक भी ये बताती है, और हमारी बात भी यही बता रहे होते हैं बेसिकली। तो ये एक तरह से ये जो नेक्सस है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा एक तरह से समझने की, कि ये जो आइडेंटिटी की इंक्लूजन की अहमियत है और इसका क्या गहरा ताल्लुक है हरासमेंट के इश्यूज के साथ, तो थोड़ा सा हमने इसको एक तरह से कोशिश की है मैंने कि हम इसको एक तो इनका जो आपस का कनेक्शन है उसको भी समझ पाए, और इसके साथ साथ इन पे बात करना क्यों जरूरी है, उसके नतीजे में मिसाल के तौर पर जब इस पे बात नहीं की जा रही होती तो क्या हम लूज क्या कर रहे होते हैं। एक चीज जो इंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में यानी तजर्बात में आती है कि कई दफा हम ऐसा भी होता है कि हम यानी हम सही मानों में वो उसके फवायद पे इतनी बात नहीं कर पा रहे होते कि अच्छा जी इंक्लूड इंक्लूड करना क्यों जरूरी है, ठीक है। इससे हमें हमें क्या फायदा होगा, इस काम को क्या फायदा होगा, जब आप एक्सक्लूड करते हैं मिसाल के तौर पर उसके नतीजे में नुकसानात क्या होते हैं मिसाल के तौर, और वो जो इंक्लूजन के प्रोसेस हैं वो तजर्बात ये बताते हैं कि कई दफा प्रोजेक्ट की हद तक तो महदूद यानी कि हम नजर आते हैं, लेकिन शायद जो एक उसका एक पॉलिसी लेवल पे उसकी अहमियत होती है वो हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही होती। और मैं मेरा अपना जो तजर्बा है वो ये कि इस पूरी गुफ्तगू में जो बहुत जरूरी होगा कि क्या वो जो जो ये प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस में इंडिविजुअल लेवल पे हम कितना ज्यादा इसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितना ज्यादा इसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, काम के दौरान कितने ज्यादा इसके कॉन्शियस होते हैं, और अपने आप से इसे कहते हैं ना कि हर लम्हे करता रहना
कि ओके, जब हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो वो क्या ऐसे स्टेप्स हैं, क्या वो ऐसे अफर्मेटिव एक्शंस हैं, क्या वो ऐसे अवामिल हैं जिनको मैं एज एन इंडिविजुअल जो भी मैं काम कर रहा हूँ उनको मद्देनजर रखते हुए इंक्लूजन को इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और वो जो सवालात हैं ये मुझे लगता है कि बहुत अहम है, क्योंकि देखने में ये आता है कि कई दफा हम ये सवालात इतने ज्यादा नहीं कर रहे होते, और जब हमसे सवाल नहीं करते कि जी ये इंक्लूजन यानी इसे कहते हैं हु इज मिसिंग ऑन दिस टेबल फास्टनेस, कई दफा हम अपनी गुफ्तगू में ये नहीं लेके आते। अगर हम इस गुफ्तगू में इसको लेके आए तो मुझे लगता है कि हद तक ये जो प्रोसेसेस हैं ये प्रोसेसेस ज्यादा इंक्लूसिव हो सकते होते हैं। एक चीज जो मुझे, मैं सिर्फ जिसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं अपनी गुफ्तगू को इस तरह से, कि ये जो गुफ्तगू है ये काम जो है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा अपने डे टू डे काम के अंदर इसकी अहमियत है, इसके साथ साथ जो हमारी पॉलिसी स्कैनिंग है मुझे लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखने में यही आता है कि चाहे वो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बनती हैं, चाहे वो पॉलिसी जो है स्टेट लेवल पे बनती हैं, कई दफा हमें हमारे अपने तजुर्बात हैं कि वो ज्यादा वो प्रोसेस इतने इंक्लूसिव नहीं होते। जब वो प्रोसेस इतने इंक्लूसिव नहीं होते तो उसके नतीजे में जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है वो ऐसा है कि जो कि सही मानों में वो डिलीवर नहीं कर पाता। और ये चाहे वो हमारे कानून के हवाले से हमने बहुत कुछ अरसे में देखा है, चाहे हमारी ऐसी पॉलिसी जिसके नतीजे में हम मुख्तलिफ ग्रुप्स की इंक्लूजन को यकीनी बनाना चाहते हैं वो देखा है। लेकिन देखा ये कि जब उनको ट्रांसलेट होते देखते हैं हम ग्राउंड लेवल के ऊपर तो हमें उसके वो असरात नजर नहीं आते। और वो मुझे लगता है कि ये एक तरह से हमारे लिए एज एज सब साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सेक्टर से भी और बाकी जगहों से भी अपना काम मुख्तलिफ तरह का काम सर अंजाम दे रहे हैं, कि ये क्वेश्चन करना कि ये जो डिस्कनेक्ट है इस डिस्कनेक्ट को कैसे दूर किया जा सके। और उस डिस्कनेक्ट के अंदर एक तरीका जो मुझे लगता है कि बहुत अहम है कि ये जो प्रोसेसेस हैं इन प्रोसेसेस को वाकई हमें रीलुक करने की जरूरत है, दोबारा देखने की जरूरत है, ताकि वो प्रोसेसेस जो है वो सही एक मीनिंगफुल जो इंक्लूजन है उसको यकीनी बनाए। जब मीनिंगफुल इंक्लूजन यकीनी बनाई जाएगी मुझे लगता है कि ये जो हम इस वक्त इतना बड़ा एक गैप देख रहे हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इसके साथ साथ जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में है, शायद उसको और बेहतर तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। तो मेरी यहाँ पे गुफ्तगू किसी हद तक मैं चाहूंगा कि मैंने तकरीबन खत्म कर ली है। ज्यादा मैं चाहूंगा कि अगर हमारे जो साथी हैं वो थोड़ा सा और अपने अगर उनके दिल में कोई सवालात हैं या उनको कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू दोस्त। बहुत शुक्रिया, बड़ा कम्प्रहेंसिव आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। और आइडेंटिटी जाहिर है, अब हम वो जो एक मोटे मोटे अल्फाज का इसी वक्त हम इस्तेमाल कर रहे होते थे कि जी जेंडर है, फिर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है, तो ये सफर जो शुरू हुआ आगही का वो आइडेंटिटी तक आ गया कि अब आइडेंटिटीज का जमाना है कि हमें ये पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को क्या समझता ये समझती हूँ। ठीक है, तो उस सफर में हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो वल्नरेबिलिटी है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम हरासमेंट को मिनिमाइज करें, एलिमिनेट करें। और फिर हम जो इंक्लूसिविटी का एक एस्पेक्ट है, चाहे वो माशरे का कोई भी फर्द है, वो एक इंसान है, उस इंसान के साथ हम प्यार करें। और हमारा मजहब भी यही पैगाम देता है। बहुत दुरुस्त आपने फरमाया बाबर साहब के जो गैप है पॉलिसीज में और फिर देन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में, वो तभी मुमकिन होगा जब हम इन प्रोसेसेस को देखेंगे। तो मैं अपने साथियों से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक पर भी और जूम पर भी, तो काइंडली आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि हम इसको मजीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, आप अपने आप को अनम्यूट, अपना इंट्रोडक्शन जरूर करवाइए, नाम बताइए और अनम्यूट कर लें, और वीडियो भी आप ऑन कर सकते हैं। जी जी। जी, कौन पूछना चाहेंगे? मनीजे जी, आपसे शुरू कर लें हम। एनी बल्कि कमेंट, एनी कमेंट, एनीथिंग, एनी अगर आप एडिशन? थोड़ा सा कमेंट करें वो कहाँ से? थैंक यू सो मच हाँ, बाबर, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इंक्लूसिविटी पे बहुत कम बात होती है एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट इफ आई थिंक ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस ऑन इट्स ओन, तो मैं तो समझती हूँ वो जो एक रूट कॉज ऑफ मेल बिहेवियर
towards a woman, which comes again, आपने जो सारी बातें की हैं कि भाई उनकी आइडेंटिटीज क्या हैं, उनको क्या हाउ डू दे लुक एट themselves एक्चुअली, के औरतें क्या समझती हैं। और मुझे इससे वो ख्याल आया कि जो वो है ना men engage का, जहाँ उन्होंने नॉट ओनली कहा है कि what men do as in let's say how they behave when they are abusing women, but also how women give them privileges to hurt them. और ये एक बहुत, this really relates to the identity that you were mentioning, कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो इतनी कमजोर होती है कि इंक्लूसिविटी तो अपनी जगह एक है, मगर उनकी अपनी आइडेंटिटी इवन एज अ वुमन, जस्ट अ वुमन, ट्रांसजेंडर्स की तो मे बी अ होल डिफरेंट डायनामिक्स वी हैव टू लुक एट, बट जस्ट एज अ वुमन their identities and the way they are and the way that they are being क्या कहते हैं उसको, I'm losing the word, कि भाई जो उन पे influences हैं and informing those identities, उनका जो है ना role in allowing also the abuse to happen. It's a comment, but I really appreciate your talk. Thank you so much. थैंक यू हाँ, जी नहीं, मरीजा जी, थैंक यू वेरी मच बिल्कुल, I फॉर द think, एडिशन। हाँ, पीवीडीपी से जी आप कुछ कहना चाहेंगे बाबर साहब? मैं ये सिर्फ कह रहा था, जो मनीषा आपा बात कर रही थी ना, कि बेसिकली ये जो इंटरनलाइजेशन ऑफ वायलेंस है ना, कि ये नहीं होता है, क्या है ना, कि कई दफा हम इसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मलाइज कैसे, औरतें भी इसको नॉर्मलाइज करती हैं, जो मनीषा आपा बात कर रही थी कि अच्छा जी ये तो इसी तरह से है ना, फास्ट इसी तरह से होता है, पहले भी ऐसा होता था मेरी वालदा के साथ, मेरी दादी के साथ, अब मेरे साथ हो रहा है, तो व्हाट्स अ बिग डील, फास्ट में। तो ये जब तक यानी कि इस चीज से ये निकलना कि नो दिस इज नॉट नॉर्मल एट ऑल, एक्चुअली ना, ये दिस इज हर लिहाज से ये एक तरह से इसे कहते हैं नुकसानदेह है, इंडिविजुअल के लिए, फैमिली के लिए, माशरे के लिए, पूरे मुल्क के लिए। तो उसके जो असरात हैं, कैसे उन असरात को इंडिविजुअल से लार्जर स्टेज पे ले जाया जाए, तो मुझे लगा कि ये बहुत कई दफा अपनी गुफ्तगू में ये थोड़ा सा मिस हो जाता है। और एक जो उन्होंने बात की कि बिल्कुल अभी आई थिंक जितना भी गुफ्तगू रही है अभी तक जेंडर बेस्ड वायलेंस के यानी खत्म करने के हवाले से, तो प्रिवेंशन का जो एलिमेंट है वो बहुत अहम है। और इसमें उन्होंने मर्दों और जो लड़कों के रोल के ऊपर बात की। हमारा जितना भी काम रहा, आई थिंक तकरीबन कोई 2 दहाइयों पे हमने ये काम किया कि जी क्यों जरूरी है कि जहाँ पे आप रिस्पॉन्ड मैकेनिज्म को बेहतर करना जरूरी है, वहां पे प्रिवेंशन भी बहुत जरूरी है। और प्रिवेंशन विदाउट चेंजिंग मैन एंड बॉयज माइंड सेट, और उनको उसके किस तरीके से ये जो पूरा आपने जिक्र किया मैस्कुलिनिटीज हैं वो कैसे उनको हार्म कर रही हैं, उसको जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो शायद ये सफर जो है हम उस तरह से इतनी जल्दी इसको आगे ना बढ़ सके। तो आई थिंक ये दोनों कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं देख रहा था कमेंट्स हैं जिया की तरफ से, आई थिंक ये बहुत जी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट है आप जी, कुछ बिल्कुल। हाँ, आप अगर मैं शैल स्टार्ट दैट, थोड़ा सा इस पे जी कमेंट कर दूं। जरूर, जी बिल्कुल, हाँ मैं यही चाह रही हूँ कि आप अगर इस पे बात कर लें, चैट में है ना, तो आप जी, उनको मैंने देख देख लें, लिया। तो फिर मैं पढ़ूं या हाँ, आप पढ़ते हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ जी, मैं देख रहा हूँ। आई थिंक जी आई कैन सी इट। आई जी जी थिंक जो पहला ज़िया आपने सवाल उठाया है ना, कि हाउ डू वी डिफाइन एंड रिकॉग्नाइज हरासमेंट इन डाइवर्स कल्चरल, सोशल एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स, इंश्योरिंग दैट आवर अंडरस्टैंडिंग इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल आइडेंटिटीज। आई थिंक ये एक वाक्य ही जिसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी फ्यू बोन ऑफ कंटेंशन वाली जो बात करते हैं, कहाँ पे टेंशन कहाँ पे क्रिएट होती है ना, कि ये जो इश्यू है हरासमेंट का, इसको किस किस तरीके से परसीव किया जाता है, अच्छा क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग सबकी सेम है या मुख्तलिफ है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस इसके ऊपर रहा है, और जो अगर हम इसको बहुत ही लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखें, आई थिंक इसकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है बेसिकली, ठीक है ना। अगर हम उसकी डेफिनेशनल एस्पेक्ट से इसको फॉलो कर लें, जिसके अंदर द पर्सन जो इसको फेस कर रहा है, आई थिंक उसकी अपनी उसकी इसके बारे में क्या राय है, उसको कैसा परसीव हो रहा है, वो क्या समझता है इसके बारे में, उसकी अपनी क्या फीलिंग्स हैं, आई थिंक ये एक बॉटम लाइन है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि इसको तो हमें किसी भी तरीके से यानी हर हालत में ज़हन में रखना चाहिए कि जो पर्सन है जिसकी तरफ से ये चीज आ रही है, उसकी राय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हमें डिफाइन करेगी कि अच्छा कि अब आगे कैसे बढ़ना है। बाकी प्रोसेसेस के बाद
उसके ऊपर अगर कोई हमें लगता है कि अच्छा जी जिसे कहते हैं कि वो उस तरह से नहीं था, उसके अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज थे, परसेप्शन के इश्यूज थे, उसको लेटर स्टेजेस पर तय किया जा सकता है। लेकिन एट द फर्स्ट स्टेप जो पर्सन है जिसकी तरफ ये कंप्लेंट आ रही है, उसकी राय की बहुत ज्यादा अहमियत है। मैं ये कहूंगा चाहे आप किसी भी, यानी यानी आई कैन अंडरस्टैंड कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कई दफा बहुत सारी चीजों को ये कहता है ये तो ये ठीक है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो शायद हरासमेंट ना कंसिडर की जा रही है मिसाल के तौर पर। मगर मुझे लगता है कि जब इस वक्त हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि व्हाट हरासमेंट इज, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये थोड़ी सी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। फिर आपने जो आगे जिक्र किया कि हाउ डू वी डिफाइन, अगर व्हाट स्ट्रेटजीज कैन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट टू इंश्योर देयर हरासमेंट पॉलिसीज आर इंक्लूसिव एंड रिस्पेक्टफुल एंड फॉर एवरी आइडेंटिटी। आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपने, अगर हम रोजनी के हवाले से बात करें तो ये रहता है मामला कि मिसाल के तौर पर किन चीजों को हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, किन चीजों को इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो कि बहुत, जैसे कहते हैं ना, जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है मिसाल के तौर पर जब हम एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक तो ये कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन द पॉलिसीज बहुत जरूरी है, कि जो भी आपके साथ टीम काम करती है उनको सबको पता हो कि ओके, ये जो हम बात कर रहे हैं इस पूरे हरास, एक तो डिफाइनिंग द हरासमेंट, सबकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हरासमेंट एज पर द लॉ मिसाल के तौर पर। दूसरी बात है कि वो लाइंस कौन सी हैं, किन लाइंस को जिनको हम समझते हैं कि अच्छा नहीं ठीक है, विच इज ओके बट एक्चुअली दैट इज नॉट ओके। और वो जो ओके होने की जो डेफिनेशन है, आई थिंक उसको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बार बार बात करना बहुत जरूरी होता है। और जो आपने एक और बात की कि यकीनी तौर पर ये जो इशू है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सब फेस नहीं करते, अगेन वो ग्रुप्स जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं उनके साथ इनका होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। और मुझे यहाँ पे ये लगता है कि सीनियर मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है इसके अंदर। दे हैव टू कम अप, बेसिकली दे हैव टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग ये बात करें और उनको ये लगे कि इस पे बात करना या इस इशू को उजागर करना कि ऑर्गेनाइजेशन की बदनामी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरह से इस इशू को ओपन अप करती है। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको समझती है कि अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, मेरे इदारे में ये बात होगी, तो दूसरे इदारे को भी इसके ऊपर एक इंकरेजमेंट मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखने में आता है कि कई दफा हम एज ए सीनियर मैनेजमेंट थोड़ा सा चीजों को, जैसे कहते हैं ना, कि दबा लेते हैं, कहते हैं इससे इदारे की बदनामी होगी, बुरा लगेगा, अच्छा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ज्यादा कर्जियस होने की इस हवाले से जरूरत होगी। जो आपने आखिरी बात की कि हाउ डज हरासमेंट यूनिकली इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट जेंडर, रेस, sexual orientation and other identities, and what tailored support can be provided to these groups. I think this is again very, अगर आप आज की गुफ्तगू देखें तो हमने जैसे जिक्र किया कि जो आइडेंटिटीज हैं, जहां पे आइडेंटिटीज लोगों को प्रिविलेजेस देती हैं, बिल्कुल मैन मैन होना एक आइडेंटिटी है, उसकी एक प्रिविलेज है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो कि लोगों को वल्नरेबल करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक खातून है, ठीक है, खातून होना एक आइडेंटिटी, अगर वो खातून रिलीजियस मिनॉरिटी से ताल्लुक रखती है उसका एक आइडेंटिटी, और इसके साथ साथ अगर वो डिसेबल भी है, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये जो उसकी वल्नरेबिलिटीज जो है मल्टीप्लाई होती जा रही है बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब हम खवातीन की भी, जब जैसे मैंने जिक्र शुरू में किया, खवातीन की भी बात करें तो खवातीन को या इन ग्रुप्स को, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको भी एक एक कैटेगरी को तौर पर ना देखें। दे आर नॉट सिंगल कैटेगरी, बेसिकली देयर आर hierarchies, there are multiplicity within those categories as well। और जितना हम उनके बारे में आगाह रहेंगे, देखते रहेंगे कि कौन कितना ज्यादा वल्नरेबल है, हमें उतनी आसानी मिलेगी इन ग्रुप्स को सपोर्ट करने के हवाले से। और ये मुझे लगता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको एज मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम अपने आप को इस चीज के ऊपर बार बार स्कैनिंग करते रहें, अपनी स्कैनिंग करें, बिहेवियर्स की स्कैनिंग करें, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की स्कैनिंग करें, ठीक है, पॉलिसीज की स्कैनिंग करें। जब हम स्कैनिंग करते रहेंगे तो आई होप सो कि हम बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं इस हवाले से। तो आई थिंक, थैंक यू जिया। इसके अलावा आप कुछ कहना चाह रही हैं तो प्लीज शाना। आप म्यूट है, मैं ख्याल, अनम्यूट कीजिएगा। आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी जिया प्लीज।
थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ, मैंने ये मेथड इस वजह से चूज किया है क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से पनसते हैं और आज हमें मौका मिला है आपको सुनने का। तो इस वजह से मैंने कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मौका दूं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुन सके। तीन सवालात मेरे और भी हैं और तीन चार अभी मैं और भी लिख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इस वजह से कि रिकॉर्ड में भी रहे और आपको अभी मौका मिले या किसी वक्त मौका मिले, क्योंकि बाकी भी साथी हैं कुली को भी बहुत कुछ पूछना चाहेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि वो कौन सा तरीका होगा कि हम मैक्सिमम आपको जो है मौका दें सुनने का भी और कुछ कहने का भी और अपने सवालात भी पूछ सके। तो थैंक यू सो मच HRDN और बाबर साहब कि ये हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है कि हम अपने कुछ चीज़ें शेयर भी कर सके और आप लोगों को सुन भी सके। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत शुक्रिया ज़िया फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई थिंक ज़रा आपके साथ एक बहुत पुराना रिलेशनशिप है और आई अंडरस्टैंड कि ये जो सवालात आप कर रहे हो कई दफ़ा वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आई थिंक फॉर द ग्रुप्स अंडरस्टैंडिंग भी बहुत फायदेमंद होता है जब आप इस तरह से क्रिटिकल सवालात करते हो। आई थिंक जो तीनों सवालात अगले आपने किए ना, आई थिंक काफ़ी हद तक ये उनका ताल्लुक पीछे के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब आप ये कहते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू ट्रेन एम्प्लॉइज अबाउट इंक्लूसिविटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ respecting all identities, ठीक है, स्पेशली इन प्रिवेंटिंग एंड अरेस्टिंग हरासमेंट। अच्छा, अब देखो अगेन मैं अपनी यानी अदारे के हवाले से मुझे भी लगता है कि जो आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, कोई भी इदारा, मैं नहीं हम ये क्लेम नहीं कर सकता कि अच्छा जी जनाब उसके वो बहुत इंक्लूसिव है, उसमें हरासमेंट के इश्यूज नहीं होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सी बात होगी। ये एक जहां पे भी जिसे कहते हैं कि मिक्स जेंडर टीम भी काम करेंगी या इवन ना मिक्स जेंडर टीम भी हो, जहाँ पे पावर होएगी, हायरार्कीज होएंगी, यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल आइडेंटिटीज होएंगी, तो उसके नतीजे में जो हरासमेंट होने के इम्कानात हमेशा ज्यादा रहेंगे और यही हमारा तजर्बा हमें बताता है। तो मुझे ये लगता है कि जो यानी कोई देयर इज नॉट अ सिंगल काइंड ऑफ अ वे, जो मैं आपसे कहूंगा कि ट्रेनिंग के हवाले से जैसे हमने अपने अपने तौर पर जो जो दो तीन चीजें हमने की, मिसाल के तौर पर हमें किसी स्टेज पे ये लग रहा था कि पॉलिसीज आर देयर, लेकिन उन पॉलिसीज के ऊपर इतनी अच्छी ओरिएंटेशन नहीं है ग्रुप्स की ना, जो इस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि उन पॉलिसीज के ऊपर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। तो वो उसका हम अपना क्या तरीका कार अख्तियार करते हैं कि वक्तन फक्तन हम पॉलिसीज को उठाते हैं, स्पेशली लिंक टू सेक्सुअल हरासमेंट या इंक्लूजन के हवाले से उन पर बात करते हैं, सवालात लिए जाते हैं और उसके नतीजे में ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता से कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि जब इस तरह की, जैसे कहते हैं ना कि जब आप ग्रुप को ये बताते हैं कि अच्छा जी क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, और अपनी टीम के अंदर ये चीजें बार बार बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि उसके नतीजे में क्या होता है कि ग्रुप खुद भी सवालात करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर कई दफा आता है कि ग्रुप टीम मेंबर्स आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि अच्छा जी ये इशू है, क्या ये हरासमेंट में आता है या हरासमेंट में नहीं आता है, आप इस हवाले से गाइड करें। तो मुझे लगता है कि वो स्पेस प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। तो जहाँ पे ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि लोगों को ये बताना कि डेफिनेशनल इश्यूज को देखा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेशनल के साथ साथ जो ऑपरेशनल और जो कल्चरल इश्यूज हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको भी देखना जरूरी है। और उस कल्चरल इश्यूज के अंदर एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना कि जहां पे तमाम ग्रुप जो है एक तरह से वो आके बात कर सके, और फिर इसी के ऊपर नजर रखना कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि शायद नहीं बात करेंगे, तो आपको उनके हवाले से कोई ऐसे आइडेंटिटी, ऐसे जैसे कहते हैं कि सेपरेट या स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजीज भी डेवलप करनी पड़ेगी। मिसाल देता हूँ, जैसे कई दफा आता है कि स्पोर्ट्स स्टाफ है, मिसाल के तौर पर मैं अभी रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्पोर्ट्स स्टाफ से हम बात कर रहे होते हैं और हमने अक्सर देखा कि हम अपनी गुफ्तगू, जरा हम अपने अदारे की मैं बात करता हूँ कि गुफ्तगू में कई दफा हम अंग्रेजी के लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर, और ये इतना आम हो गया हमारे लिए। अभी मैं खुद भी आपके साथ जब जितनी गुफ्तगू की तो अंग्रेजी उर्दू को मिक्स करके कर रहा था, तो वहां पे हमें ये एहसास हुआ कि ये जो चीज है, क्या ये हमारे तमाम साथी उसको समझ पा रहे हैं, जो जो पॉलिसीज हैं वो क्या किस किस अंदाज में लिखी गई हैं और कितनी सादा अल्फाज में लिखी गई हैं। उनमें उर्दू में भी कुछ साथी ऐसे भी होते हैं उर्दू भी नहीं पढ़ पाते, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, आप उनके साथ उनको ऐसे मैयत लेने होते हैं, आप उनके साथ बैठना पड़ता है, आप वो बैठ के उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो जस्ट यू गेट आइडिया के मिसाल के तौर पर हम अपने तौर पर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये अगेन ये सारी चीजें कोई ऐसी अचानक नहीं आई, ये भी आप जिसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग के जरिए से ही आ रही होती है। एक आपने जो
अनकॉन्शियस बायस की बात की वेरी इंटरेस्टिंगली। ये वो गुफ्तगू है जो कि वेरी रिसेंटली हमने अपने गुफ्तगू अदारे के अंदर की, कि ये जो अनकॉन्शियस बायस होता है बेसिकली किस तरीके से कई दफा आप वो चीजें इतनी इंटरनलाइज हो जाती हैं कि आपको लगता है कि बस ये तो इसी तरह से है, इसमें क्या ऐसी नई बात है या इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम वाली बात है। तो मुझे लगता है ये अनकॉन्शियस बायस के ऊपर जैसे वेरी रिसेंटली हमने खुद एक अपने इंटरनल ग्रुप के साथ ट्रेनिंग्स की, मुझे लगता है कि उसके लिए भी इस कॉन्सेप्ट को समझना और लोगों को स्पेस देना कि वो आके अगर उनके जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ चीजें हैं, तो उनको वो दूर कर सके। आई थिंक अगेन मैं कहूँगा कि as senior management, you need to be, you are heading organization, you need to be more proactive and more accessible and providing opportunities कि आपके जो टीम है, मेंबर हैं, वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि उनको हो कि हाँ ये अगर मसला है तो आई कैन स्पीक इट बेसिकली। और जो आपने लास्ट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और कम्युनिकेशन और इस हवाले से जो वो बात की है, मैं अगेन वही बात करूंगा। देखो, लेट्स फर्स्ट स्कैन द पॉलिसीज। एक्चुअली क्या जो पॉलिसीज जो हैं, पॉलिसी प्रोविजंस आर देयर, क्या वो ये बात कर रही है कि तमाम आइडेंटिटीज जो हैं उनको हमने इंक्लूड करना है? पर्सन विद डिसेबिलिटी के हवाले से क्या बात हो रही है, ट्रांसजेंडर के हवाले से बात, खवातीन के हवाले से, यूथ के हवाले से, एनी अदर आइडेंटिटी, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक तो वो स्कैनिंग बहुत जरूरी होती है। उसके बाद देन यू मेक काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि सर्टन अफर्मेटिव एक्शन मिसाल के तौर पर। और बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि एक चीज जो तजर्बे में आई है कि सिर्फ इंक्लूजन जरूरी नहीं, कई दफा हम इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन हम वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते। और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसकी आपने कि डाइवर्स वर्क प्लेस होना, और डाइवर्स वर्क प्लेस को वो एनवायरनमेंट देना कि जहां पे उस डाइवर्सिटी की एक एक्सेप्टेंस भी हो। एक तजर्बे में ये भी बात आती है, कई दफा हम बहुत ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का, कि नहीं जी, और ये बहुत जिसे कहते हैं इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। तजर्बे में जो बात आती है वो ये कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि टॉलरेंस से ज्यादा हम एक्सेप्टेंस की तरफ अपनी चीजों को बढ़ाएं। और एक्सेप्टेंस ना सिर्फ एज ए इंडिविजुअल अपनी जाति, और जब हमें अपनी जाति एक्सेप्टेंस हो जाती है एज ए इंडिविजुअल, मुझे लगता है कि हमारे लिए दूसरों को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। तो ये एक्सेप्टेंस को विद आर डाइवर्सिटी जो है वो मुझे लगता है कि प्रमोट करना विद एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू दिया। थैंक यू सिया। और बहुत जो कहते हैं कि सहल अंदाज में आपने बहुत ही गंभीर पॉइंट्स को कवर किया बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। आप साथियों में से कोई और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वी स्टिल हैव अ टाइम। आपने जिस तरह जिया ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं ये गौहरे नायाब, तो हम इनसे जितना इस वक्त मुमकिन तौर पर मालूमात ले सकते हैं। सो ही वुड लव टू बी रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेश्चंस, अगर आपके जहन में कुछ और है तो। और कोई साथी कुछ पूछना चाहें? मुझे हुमैरा भी नजर आ रही है। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम जी। हुमैरा फारूक। हमारा आजकल हमारे साथ होते हैं। अच्छा, आजकल आपके साथ होती हैं? अच्छा, आई डिडंट नो। चलें, तो बड़ा अच्छा हुआ। हाँ, हाँ। बड़ा अच्छा हो गया। तो जी, कुछ और साथी कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक मैसेज तो है बाबर साहब, एक और भी है मैसेज। अच्छा, वो तो बताइए। थैंक यू सर वाला मैसेज है। हाँ, थैंक वो यू सर मैसेज वाला अभी मैसेज है। ज्यादा से कुछ है। चले, जी अगर हाँ। आप लोगों का कोई और सवाल नहीं है तो मेरा ख्याल फिर हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपसे 1 घंटे की रिक्वेस्ट की थी, तो उसमें इस वक्त जो एक सिलसिला हमने शुरू किया कि मुख्तलिफ अहाता करें मुख्तलिफ टॉपिक्स को, उन्वानात को, और उसमें हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि किसी भी इदारे के अंदर मतलब मैं ये समझती हूँ कि हम एक घर की तरह, एक फैमिली की तरह होते हैं उस इदारे में। और जिस तरह बाबर साहब ने वेरी राइटली सेड कि जो जो मैनेजमेंट होती है, सीनियर मैनेजमेंट, वो सरबराह के तौर पे होती है। तो अगर हम सेंसिटिव होंगे और हम इन टॉपिक्स पे, इन उन्वानात पे और इन इश्यूज पे बात करेंगे और बात करने का मतलब का वो एनवायरनमेंट पेश करेंगे या स्पेस देंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमारे इदारे जो कानून है उसके मुताबिक उसको अपनी अपनी पॉलिसीज को टेलर करके और वो मुआशरा हम दे सकेंगे जो कि हम चाहते हैं, जो कि हमारा ख्वाब है। तो होपफुली इंशाल्लाह उल अजीज आप सब की काविशों के साथ हम इसको सिर्फ अपने तक महदूद या इदारों तक महदूद नहीं रखेंगे।
हम इस बात पर सब यकीन रखते हैं कि हम सब की कोशिशें दूर अफ्तादा इलाकों में बैठे हुए वो गांव के लोग या वो कम्युनिटीज हैं जिन तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए। कल हमें अटक में एक जगह पे जाने का मौका मिला और आप यकीन करें कि जो आज आपने बाबर साहब बात की, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वो एग्जांपल्स दूं कि देखिए उन्होंने किस तरह चीख चीख कर ये बात की कि हमें तो इस चीज का इल्म ही नहीं है, इस तरह का कोई कानून भी है, हमें तो इसका इल्म ही नहीं है कि इस तरह के कोई मैकेनिज्म्स ही मौजूद है जहाँ पे हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ये हम सबकी बहसियत पाकिस्तानी शहरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पैगाम को अपने जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इदारे हैं उनके थ्रू और इसके अलावा भी हम इसको लेकर जाएं, और सबसे पहले इसको हम अपने आप पे अपने घर में अप्लाई करें और उसके बाद अपने इदारों में अप्लाई करें, अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, क्योंकि मेरे ख्याल में तब्दीली शुरू अपने आप से होती है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बाबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। यकीन करें कि मेरे पास किसी भी साथी का शुक्रिया अदा करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि वाकई आप सब इतने मसरूफ होते हैं कि आप लोगों से टाइम लेना कुछ मतलब मेरे लिए तो मुश्किल नहीं था। आप सब ने मेरी एक ही कॉल पे मुझे जिसको कहें कि वो कहते हैं लबैक कहा, लेकिन इस अहम टाइम से को कैप्चर करना इस 1 घंटे में 30-35 सालों के तजर्बात को मुश्किल तो है, बट ये आगाज है और हम कोशिश करेंगे कि हम HRDN के प्लेटफॉर्म से आप सब साथियों को बार बार बुलाएं और आप सबके तजर्बात से हम ज्यादातर लोगों को और आने वाली नस्लों को इससे फायदा पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी।